विश्व इतिहास की झलक। तांग वंश के शासन में चीन की उन्नति, ये शीर्षक है 42वें अध्याय का, जिसे लिखने की तिथि है 7 मई सन 1932। मैं चीन के हन वंश के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि चीन में बौद्ध धर्म कैसे आया, छपाई की कला कब इजाद हुई और सरकारी अफसरों को चुनने के लिए इम्तिहान लेने का तरीका कैसे शुरू हुआ। ईसा के बाद 3री सदी में हन वंश खत्म हो गया और साम्राज्य 3 राज्यों में बट गया, जिन्हें 3 महान सल्तनतें कहा गया है। विभाजन का ये युग कई 100 वर्षों तक कायम रहा। अंत में नए राजवंश ने, जिसे तांग वंश कहते हैं, चीन को फिर एक कर दिया और उसे शक्तिशाली और एक राज्य बना दिया। ये 7वीं सदी के शुरू की बात है। लेकिन बंटवारे के इस काल में भी चीनी संस्कृति और कला उत्तर के तातारियों के हमलों के बावजूद कायम रही। इसके बड़े बड़े पुस्तकालयों और सुंदर चित्रों का बयान हमें मिलता है। भारत सिर्फ अपने सुंदर कपड़े और दूसरे माल ही नहीं, बल्कि अपने विचार, अपना धर्म और अपनी कला भी चीन को भेजता रहा। भारत से बौद्ध प्रचारक चीन गए, वो अपने साथ भारतीय कला की परंपरा लेते गए। ये भी हो सकता है कि भारतीय कलाकार और कुशल कारीगर वहाँ गए हों। भारत में पहुँचने वाले बौद्ध धर्म और नए विचारों का चीन पर बहुत असर पड़ा। बेशक चीन उस समय और उसके पहले भी एक बहुत सभ्य देश था। ये बात नहीं थी कि भारत के धर्म, विचार और कला किसी पिछड़े देश में पहुँचे थे और उस पर काबिज हो गए थे। चीन में पहुंचकर इनको चीन की अपनी प्राचीन कला और विचारधारा का सामना करना पड़ा। दोनों की टक्कर का नतीजा ये हुआ कि एक नई चीज पैदा हुई जो इन दोनों से अलग थी, लेकिन फिर भी उसका आधार चीनी था। वो चीनी सांचे में ढली हुई थी। इस तरह भारत से पहुंचने वाली विचारधारा ने चीन के मानसिक और कला संबंधी जीवन को एक नई प्रेरणा और ठोकर दी। इस तरह बौद्ध धर्म और भारतीय कला का संदेश पूर्व में बहुत दूर तक, यानी कोरिया और जापान तक कैसे पहुंचा और इन देशों का क्या असर हुआ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हर एक देश ने इसको अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल बना दिया। इस तरह हालांकि बौद्ध धर्म चीन और जापान में फूला फला, लेकिन हर मुल्क में इसका पहलू अलग है और इन दोनों देशों का बौद्ध धर्म शायद उस बौद्ध धर्म से बहुत अलग तरह का है जो भारत से गया था। कला भी देश की हवा और कौम के मुताबिक अलग होती है और बदलती रहती है। हम लोग कौमी हैसियत से कला और सौंदर्य दोनों को भूल गए हैं। यही नहीं कि बहुत दिनों से हमने सौंदर्य की कोई बढ़िया चीज़ पैदा नहीं की है, बल्कि हम में से बहुत से लोग सुंदर वस्तुओं की कद्र करना भी भूल गए हैं। किसी गुलाम देश में कला और सौंदर्य कैसे पनप सकते हैं? गुलामी और बंधन के अंधेरे में ये मुरझा जाते हैं। लेकिन अब जबकि आज़ादी की झलक हमारी आंखों के सामने है, हमारी सौंदर्य की भावना धीरे धीरे जगने लगी है। जब आज़ादी आ जाएगी, तब तुम इस देश में कला और सौंदर्य का ज़बरदस्त पुनर्जीवन देखोगी और मुझे उम्मीद है तब हमारे घरों, हमारे नगरों, हमारे जीवन की बदसूरती हट जाएगी। चीन और जापान भारत से ज़्यादा भाग्यशाली रहे हैं और इन्होंने अब तक कला और सौंदर्य की अपनी भावना को बहुत कुछ कायम रखा। जैसे जैसे चीन में बौद्ध धर्म फैला, भारतीय बौद्ध और भिक्षु अधिक संख्या में चीन जाने लगे और चीनी भिक्षु भारत और दूसरे देशों की यात्राएं करने लगे। मैंने तुमसे फहियान का जिक्र किया है। तुम वेन सॉन्ग को भी जानती हो। ये दोनों भारत आए थे। एक दूसरे चीनी भिक्षु ने, जिसका नाम हुई शेंग था, अपने पूर्वी समुद्री यात्राओं का बहुत दिलचस्प वर्णन किया है। ये 449 ईस्वी में चीन की राजधानी पहुंचा और इसने बताया कि वो फू संग नामक ऐसे मुल्क में गया था जो चीन के पूर्व में कई हजार मील की दूरी पर है। चीन और जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर है और संभव है कि हुई शेंग ने इस वक्त उस महासागर को पार किया हो। शायद वो मैक्सिको पहुंचा हो, क्योंकि मैक्सिको में उस वक्त एक पुरानी सभ्यता पाई जाती थी। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार से आकर्षित होकर भारत के बौद्ध धर्म के धर्माध्यक्ष चीन में कैंटन के लिए रवाना हुए। शायद
भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर हो जाने की वजह से उनका चीन जाने का इरादा हुआ हो। 526 ईस्वी में जब उन्होंने यात्रा की तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इनके साथ और इनके बाद बहुत से भिक्षु चीन गए। कहते हैं उस समय चीन के सिर्फ एक सूबे लोयांग में 3000 से ज्यादा भारतीय भिक्षु और 10,000 से ज्यादा भारतीय कुटुंब रहते थे। इसके बाद ही बौद्ध धर्म भारत में एक बार फिर चमका और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण यहाँ उनके पवित्र ग्रंथ थे। ये देश धर्मपरायण बौद्धों को अपनी तरफ खींचता रहा, लेकिन जान पड़ता है कि भारत में बौद्ध धर्म की शान जाती रही और अब चीन प्रमुख बौद्ध देश हो गया था। सम्राट काओ त्सु ने 618 ईस्वी में तांग राजवंश की नींव डाली। इसने न सिर्फ सारे चीन को एक किया बल्कि अपना अधिकार दक्षिण में अनाम और कंबोडिया तक के और पश्चिम में ईरान और कैस्पियन सागर तक के लंबे चौड़े क्षेत्र में फैलाया। कोरिया का एक हिस्सा इस शक्तिशाली साम्राज्य में शामिल था। साम्राज्य की राजधानी सी आनफू नामक शहर है जो पूर्वी एशिया में अपनी शान और संस्कृति के लिए मशहूर था। जापान से दक्षिण कोरिया से जो अभी तक आज़ाद था, राजदूत और आयोग मंडल इसकी कला, तत्व ज्ञान और सभ्यता का अध्ययन करने के लिए आया करते थे। तांग सम्राट विदेशी व्यापार और विदेशी यात्रियों को उत्साहित करते थे। चीन आने वाले या यहाँ आकर बसने वाले विदेशियों के लिए खास कानून बनाए जाते थे ताकि वो जहाँ तक संभव हो सके अपने ही देशों के रस्म रिवाजों के अनुसार न्याय पा सकें। हमें पता चलता है कि 300 ईस्वी के करीब दक्षिण चीन में कैंटन के पास अरब लोग खास तौर से आकर बस गए थे। ये इस्लाम की शुरुआत से यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म के पहले की ही बात है। इन अरबों की मदद से समुद्र पार के देशों के साथ व्यापार में तरक्की हुई। तिजारती माल लाने ले जाने का काम अरबी और चीनी जहाज किया करते थे। तुमको ये जानकर ताजुब होगा कि मर्दमशुमारी यानी जनगणना करने के लिए किसी देश के निवासियों की गिनती की प्रथा चीन में बहुत पुराने ज़माने से चली आई है। बहुत पहले 156 ईस्वी में चीन में एक जनगणना हुई थी। ये हन वंश के समय हुई होगी। गिनती एक एक आदमी की नहीं बल्कि कुटुंबों की जाती थी। ये माना जाता था कि हर एक कुटुंब में मोटे तौर पर 5 व्यक्ति होते हैं। इस हिसाब के मुताबिक 156 ईस्वी में चीन की आबादी करीब 5 करोड़ थी। मैं जानता हूँ ये कोई बहुत सटीक तरीका नहीं है, लेकिन ख्याल करने की बात यह है कि पश्चिम के लिए ये मर्दमशुमारी या जनगणना एक नई चीज़ है। मेरा ख्याल है करीब 150 साल ही हुए हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जनगणना हुई थी। तांग वंश के शुरू ज़माने में चीन में 2 और धर्म आए, एक ईसाईयत और दूसरा इस्लाम। ईसाईयत को वो संप्रदाय इस देश में लाया जिसे काफिर करार देकर पश्चिम से निकाल दिया गया था। ये लोग नेस्तोरियन कहलाते थे। मैंने तुम्हें कुछ दिन हुए ईसाई संप्रदायों के आपसी झगड़ों और लड़ाइयों का हाल लिखा था। इस तरह के एक झगड़े का नतीजा ये हुआ कि रोम ने नेस्तोरियनों को निकाल बाहर किया, लेकिन ये लोग चीन, ईरान और एशिया के दूसरे हिस्सों में फैल गए। ये लोग भारत आए, इन्हें कुछ कामयाबी मिली, लेकिन बाद में ईसाई मजहब की दूसरी शाखाओं ने और मुसलमानों ने इन्हें हजम कर लिया। अब उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन पिछले साल जब हम दक्षिण भारत गए थे तो वहाँ एक जगह पर इन लोगों की एक छोटी सी बस्ती देख मुझे ताजुब हुआ। तुम्हें याद है इनके बिशप ने हम लोगों को चाय पिलाई थी। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश मिजाज था। ईसाईयत को चीन पहुँचने में कुछ दिन लगे, लेकिन इस्लाम ज़्यादा तेजी से आया। वास्तव में इस्लाम नेस्तोरियनों के आने के कुछ साल पहले और अपने पैगंबर की ज़िंदगी में ही वहाँ पहुँच गया था। चीन के सम्राट ने मुसलमानों और नेस्तोरियनों दोनों के राजदूत मंडलों का बड़ी विनय से स्वागत किया और उनकी बातों को सुना, उनके विचारों की कद्र की, दोनों के साथ एक सी उदारता का व्यवहार किया। अरबों को कैंटन में मस्जिद बनाने की इजाज़त दी गई। ये मस्जिद अभी तक मौजूद है, हालांकि इसे बने 1300 साल हो गए हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में है। इस तरह तांग सम्राट ने गिरजाघर और ईसाई मठ बनाने की इजाज़त दी। चीन के इस उदार बर्ताव में और उस जमाने के यूरोप की असहिष्णुता में कितना बड़ा फर्क नजर आता है। कहते हैं अरबों ने कागज बनाने का हुनर
चीनियों से सीखा और फिर यूरोप को सिखाया। 751 ईस्वी में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में चीनियों और मुसलमान अरबों के बीच एक लड़ाई हुई। अरबों ने कुछ चीनियों को कैद कर लिया और इन कैदियों ने अरबों को कागज बनाना सिखाया। तांग वंश 300 वर्ष यानी 907 ईस्वी तक रहा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये 300 वर्ष चीन के सबसे महान युग हैं, जब केवल संस्कृति ही ऊंचे दर्जे पर नहीं थी बल्कि जनता भी सुखी थी। बहुत सी बातें जो पश्चिम को बाद में मालूम हुई, चीनियों को उसी समय मालूम थी। कागज का तो जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। दूसरी ही एक ऐसी चीज थी, बारूद। चीनी बहुत अच्छे इंजीनियर थे। आमतौर पर करीब करीब हर बातों में वो पश्चिम से आगे बढ़े हुए थे। अगर ये लोग इतने आगे बढ़े हुए थे तो बाद में अगुआ क्यों नहीं बने रहे और विज्ञान के नए नए आविष्कारों में उन्होंने यूरोप को राह क्यों नहीं दिखाई। यूरोप ने धीरे धीरे इन्हें पकड़ लिया था, जैसे कोई जवान किसी बुढ़े को जा पकड़ता है, और कम से कम कुछ बातों में उनसे आगे बढ़ गया था। राष्ट्रों के इतिहास में इस तरह की बातें क्यों होती हैं? ये दार्शनिकों के विचार के लिए कठिन सवाल है। क्योंकि तुम अभी तक इस सवाल से परेशान होने वाले दार्शनिकों की तरह नहीं हो, इसलिए मुझे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस काल में चीन की महानता का कुदरती तौर पर एशिया के बाकी हिस्सों पर बहुत असर पड़ा, जो कला और सभ्यता के मामले में रास्ता दिखाने के लिए चीन की तरफ देखते रहते थे। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का सितारा बहुत तेजी से नहीं चमका, जैसा हमेशा होता है। चीन में उन्नति और सभ्यता ने लोगों को बहुत ज्यादा विलासी और आराम पसंद बना दिया। राज्य में भ्रष्टाचार घुस गया और इसकी वजह से भारी टैक्स लगाना जरूरी हो गया था। नतीजा, लोगों ने तांग वंश से तंग आकर उसे खत्म कर दिया।